नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आपके सारे आर्टिकल्स होते हैं वो लीडिंग जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं और उसके साथ ही जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वहां से लिए जाते हैं। और ये आपके लिए सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, जहां भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू देखें, कंसिस्टेंट देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही अगर आप लोग यहां पर वीडियो में 5000 लाइक्स करते हैं तो आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेके पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ ही जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर आपने 5000 लाइक्स का जो टारगेट है उसको अगर कंप्लीट किया तो ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, फर्स्ट आर्टिकल देखेंगे अपना। अब आज जो आर्टिकल्स कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये जन सेवक और जन स्पंदन जो स्कीम है उसके बारे में देखेंगे हम कि किस स्टेट ने इसको इंप्लीमेंट किया है, कैसी ये आपकी योजना है। उसके बाद इटली और इंडिया के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई है एनर्जी ट्रांजिशन के एस्पेक्ट में, वो देखेंगे हम। उसके बाद ग्लोबल मीथेन जो प्लेज है वो देखेंगे। इसके साथ ही इंडिया ने जो 2070 तक मतलब 2070 तक नेट जो आपका जीरो एमिशन है कार्बन के संदर्भ में जो हम देखते हैं, है ना, जो उत्सर्जन है उसका टारगेट किस तरीके से हासिल कर लेगा उसके बारे में आर्टिकल है, उसको यहां पर देखेंगे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो जो पहला आपका टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 2 से है। ठीक है ना। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसका जो कंटेक्स्ट है मंडे को लॉन्च किया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि किस दिन लॉन्च किया है। ऑनलाइन एक पोर्टल है आपका जनसेवक और जो आपका एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली है जिसका नाम है जन स्पंदन। अब देखिए ये क्या गुड गवर्नेंस का पार्ट नहीं है, गुड गवर्नेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, सर्विस डिलीवरी की बात की जा रही है यहां पर। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब जो चीजें पढ़ते हैं उसी से ये लिंक होगा। अब ये कंटेक्चुअल पार्ट है कि किस गवर्नमेंट ने इसको जो है लॉन्च किया। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ के जो सीएम है आपके बसवराज बोम्मई, उन्होंने ये बताया है कि इन दो जो इनिशिएटिव्स को लिया जा रहा है इससे होगा क्या अल्टीमेटली, तो इंक्रीज होगी पब्लिक की कन्वीनियंस, सीधी बात है। ठीक है ना। एज दे ऑफर वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन, तो जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज उसके बारे में कन्वीनियंट हो जाएगा, किसके लिए, जनता के लिए। सार्वजनिक सुविधाएं जो है वो अवेल कर पाएंगे आसानी से, उनके बारे में सारी जानकारी भी ऑनलाइन जो है वो वहां पर अवेलेबल होगी। अब ये जो सर्विसेज है उनको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है बेंगलुरु में और इसको और भी रूरल एरियाज में एक्सटेंड किया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो 26 जनवरी को पूरे स्टेट में जो रूरल एरिया है वहां पर घर घर में ये जो है सार्वजनिक सेवाएं शुरू की जाएंगी। अब इसके बाद देखेंगे कि जन सेवक क्या है। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हेल्प करेगा, देखिए नाम से देखिए, है ना, पीपल को अवेल गवर्नमेंट सर्विसेज इजीली। सीधी बात है, जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो आपकी सर्विसेज है उसको इजी एक्सेस कर पाएंगे लोग। ठीक है ना, इस इनिशिएटिव के द्वारा। अब इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन होगी या वेबसाइट होगी जिसके द्वारा वो कनेक्ट रहेंगे वाया कॉल सेंटर। तो जो पीपल्स है वो उसके बारे में जानकारी भी एकत्रित कर सकते हैं, वहां पर कॉल करके उसके बारे में सारी चीजों को जान सकते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा जो 56 गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो डिलीवर की जाएगी उनके घर पर, है ना, घर के द्वार पर, डोर स्टेप्स, इंक्लूडिंग होम डिलीवरी ऑफ राशन, राशन की होम डिलीवरी की जाएगी सब्सिडाइज्ड रेट पे। ठीक है ना। और जो आधार कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, सीनियर सिटीजनशिप का जो आपका मिलता है ना, सर्टिफिकेशन, तो ये जो चीजें हैं वो यहां से अवेल कर ली जाएगी जनता के द्वारा। ठीक है ना, जो भी सर्विसेज है, बीबीएमपी, खाता ट्रांसफर और हेल्थ कार्ड वगैरह लिखा है, देख लीजिएगा, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर जनसेवक काम कैसे करेगा, तो एक बार अगर ऑनलाइन यहां पर बुकिंग कर दी जाती है ना, जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो भी वहां पर दस्तावेज वगैरह लगने हैं उस चीज के लिए, उसको वहां पर क्या किया जाएगा, उसको एकत्र करने के लिए एक जो है वहां पर एग्जीक्यूटिव को बिठा देंगे, जनसेवक कार्यकारी को, जो डिलीवरी स्थान पर तैनात होगा और उन जो भी नेसेसरी आपके डॉक्यूमेंट है उनको कलेक्ट करेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पे फ्लैट सर्विस फीस भी लिया जाएगा, जो आपका 115 रुपए होगा, जो चार्ज किया जाएगा जो भी आपके सहायक हैं उनके द्वारा
फॉर ईच सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिशन, है ना। नॉर्मल सी चीजें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना चार्ज किया जा रहा है। वंस द एप्लीकेशन इज प्रोसेस्ड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न, और जो जनसेवक है आपका वो डिलीवर करेगा क्या, सर्टिफिकेट या एनओसी या जो परमिशन या लाइसेंस है, कुल मिला के यहां पर उसको क्या करना है, एक तरीके से उसको सर्टिफाई करना है ना, टू द सिटीजन्स होम। उसके बाद ये जो आपकी प्रक्रिया होगी वो एंड टू एंड प्रोसेस है ना, और ये बेस्ड होगा आपका ओटीपी पे, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सो दैट एवरी ट्रांजेक्शन एंड सर्विस कैन बी कंडक्टेड विदाउट अ हिच। ठीक है, ऑनलाइन जो फीडबैक होगा सिटीजन्स का वो भी लिया जाएगा, है ना। फीडबैक लेंगे तभी तो पता चलेगा कि जो सर्विस डिलीवरी की जा रही है उससे कितनी संतुष्टि है ना। जिसके लिए, किसके लिए किया जा रहा है, नागरिकों के लिए। क्या ये वेलफेयर स्टेट का जो डोमेन है, जो आप देखते हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना डीपीएसपी में, क्या उसी का मूर्त रूप नहीं है ये? बिल्कुल ठीक है ना। अब ये बताइएगा आप लोग मतलब जो कमेंट बॉक्स में कि जो गुड गवर्नेंस है उसके लिए क्या स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है ना, जो डिफाइन किया गया है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद यहां पर जो जन सेवक है, ये सेवा कब से स्टार्ट होगी, तो ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया है 15 जनवरी को। ठीक है, बेंगलुरु शहर के 5 जो आपके विधानसभा क्षेत्र है वहां से। इसके बाद ये जो योजना है आपकी दिल्ली सरकार की जो डोर स्टेप डिलीवरी योजना है, उसी से संदर्भित है, उसी के अनुरूप है, उसी के समान है ना। तो लास्ट ईयर जो है इसको कैबिनेट जो है आपकी कहां की, कर्नाटका की, उसने इसको अप्रूव किया था। अब जन स्पंदन क्या है, तो ये आपका एकीकृत इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम है। ठीक है ना, शिकायत निवारण प्रणाली और एकीकृत है। इसके माध्यम से सरकारी नागरिकों के लिए, जैसे कोई भी अगर गवर्नमेंट स्कीम है ना, या सर्विस जो डिलीवरी कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके बारे में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उनको शिकायत है, तो एक तरीके से ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के तरह काम करेगा। जन स्पंदन जो है कॉल सेंटर होगा जो हेल्प करेगा, है ना। क्या हेल्प करेगा अब ये एड्रेस करने में, जो बहुत सारी आपकी समस्याएं होंगी, जो विभिन्न शिकायतें हैं, तो उनको उनके समाधान में ये हेल्प करेगा। और ये जो हेल्पलाइन है 1902 पे यहां पे सिटीजन्स कॉल कर सकते हैं और किसी भी सर्विस के संदर्भ में जो सरकारी है या सेवा जो है आपकी या स्कीम है, उसके बारे में वहां पर शिकायत करवा सकते हैं। इसके बाद जन स्पंदन काम कैसे करेगा, तो ये जो इसको ऑपरेट किया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल एंड मॉनिटरिंग जो सिस्टम है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए। ठीक है, यहां पर 1902 जो हेल्पलाइन नंबर है वो अलॉट किया जाएगा कर्नाटका को, है ना, बाय द कर्नाटका के जो आपका कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, उसी के द्वारा, है ना। कब, अप्रैल में, इस वर्ष की बात करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये अवेलेबल होगा वेबसाइट में भी, वेबसाइट के फॉर्म में भी, और जो एंड्रॉइड फोन्स में हम एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं उसके रूप में भी वहां पर उपलब्ध होगा। ठीक है, अब इसके लिए कई सारे वेब पोर्टल्स और जो हेल्पलाइन होंगे उनको सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि विभिन्न सरकार काम कैसे करती है, डिपार्टमेंट्स के द्वारा, तो विभिन्न विभागों के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि लगभग 600 योजनाओं और सेवाओं को भी कवर किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनता द्वारा अगर कोई भी शिकायत या विशेष योजना के संदर्भ में या सेवा के लिए कोई भी जो शिकायत को वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर उसका समाधान किया जाएगा। और ये जो है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा, जिससे वहां पर पब्लिक ग्रीवांसेस को एड्रेस किया जाएगा, जिसके द्वारा रिव्यू सुनते हैं आप, जुडिशरी पढ़ते हैं, बस वही समझ के चलिए, है ना, रिव्यू सिस्टम है ये। ठीक है, और इसमें टाइम बाउंड मैनर में उसको सॉल्व भी किया जाएगा प्रॉब्लम्स को। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये आईआर का पार्ट हो गया आपका। यहां पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और इटली के बीच में, किस संदर्भ में, ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन। अब यहां पर कंटेक्स्ट देख लेते हैं। अभी जो इतालवी जो आपकी गणराज्य है, उसके मंत्री परिषद के जो आपके चेयरपर्सन थे श्री मारियो द्रागी, और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, इन्होंने अक्टूबर के बिल्कुल लास्ट में जो रोम में इटली के द्वारा जो G20 नेताओं का जो आपका शिखर सम्मेलन था, उसके दौरान इन्होंने, अब ये मल्टीलैटरल बैठक होगी आपकी G20, लेकिन वहां पर बाइलैटरल भी यहां पर मीटिंग के द्वारा इस संदर्भ में वहां पर इंडिया और इटली के बीच में क्या हुई, बातें हुई, है ना, साझेदारी हुई। तो इस बैठक के बारे में बता रहे हैं कि दोनों जो लीडर्स हैं, इन्होंने एक्नॉलेज किया कि 2020 से 24 के बीच, है ना, जो पार्टनरशिप है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, और द्विपक्षीय संबंधों में जो प्रगति हुई है उसको उन्होंने वहां पर स्वीकारा। अब मैप देखने की जरूरत है, हमेशा यहां से क्वेश्चन आता है। ये एरिया जो आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, एड्रियाटिक हो गया, है ना, ये वाला जो एरिया है आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक बार मैप में आप लोग जब भी ऐसा मौका मिला, डेली एक बार मैप को आप देखिए। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो भी
कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करना है ना, जो भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को ये आइडेंटिफाई करेंगे उसको क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे बाय द एक्शन प्लान, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द क्रॉस कटिंग इश्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। आप कहीं भी देखेंगे पूरे वर्ल्ड में तो अभी जो सबसे बड़ी चीज है एनर्जी के मोबिलाइजेशन में, एनर्जी को यूज करने में, वहां पर हम किस एंगल को ऐड कर रहे हैं पेरिस क्लाइमेट डील के बाद से, क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट को, है ना, कि उससे फाइट करना है हमको, ठीक है ना। तो सेंट्रल टू बोथ द G20 लीडर समिट इन रोम एंड द COP26 इन ग्लासगो, है ना, जो आप ये कॉन्फ्रेंस सुनते हैं ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसी के संदर्भ में बता रहे, बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद 8 मई 2021 को पोर्टो में जो आयोजित हुआ था भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की जो बैठक हुई थी, उसको भी उन्होंने वहां पर मेमोराइज किया, है ना, याद किया। और ईयू और जो भारत ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बायोडायवर्सिटी से जो लॉस हुआ है, जो आपका पोल्यूशन हो रहा है, तो इनसे किस तरीके से निपटा जाएगा, इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके द्वारा, है ना, तो उस पे यहां पे चर्चा हुई थी। तो उसके लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो सेक्टर ये बात कर रहे हैं उसमें आपका क्या हो जाएगा, अपतटीय पवन हो गई आपकी, उसके अलावा जैसे और भी आपकी नई नई जो आपकी हरित टेक्नोलॉजी है ना, जैसे हाइड्रोजन की क्षमता का दोहन, तो इस तरीके से जो है आपका एनर्जी में एफिशिएंट जो है उसका यूज किया जाए और क्लाइमेट पे भी नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, तो इस तरीके की वहां पर चर्चा हुई थी। इसके लिए स्मार्ट ग्रिड और स्टोरेज जो भी टेक्नोलॉजी उनको डेवलप करने के लिए किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन किया जाए, हमारे यहां जो बिजली का बाजार है उसमें जो है उन्होंने वहां पर उसको एड्रेस किया, उसको हाईलाइट किया और यह बोला कि इसको जल्द से जल्द जो है इंप्लीमेंट किया जाए, उस पर सहमत भी हुए थे। इसके बाद दोनों पक्षों ने जो है अपने अपने जो भी विद्युत प्रणाली है उसमें अक्षय ऊर्जा, अक्षय मतलब क्या हो गया, जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी बढ़ती मात्रा के लागत प्रभावी एकीकरण के अत्यधिक महत्व पर सहमति व्यक्त की है। सीधी बात है, अगर क्लीन एनर्जी को यूज करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी के अलावा उसकी वायबिलिटी सारे एस्पेक्ट्स में, मनी के एस्पेक्ट में, ठीक है ना, कि भैया अगर वो टेक्नोलॉजी लाना है तो उतनी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए उसको बियर करने की। इसीलिए तो आप देखते हैं NX1 NX2, है ना, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा क्योटो के संदर्भ में भी, तो यही यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है प्रभावी स्वच्छ संक्रमण के लिए जो है किस तरीके से उसको एड्रेस किया जाए, उसके संदर्भ में यहां पर किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है, और एनर्जी के कारण, है ना, उसके कारण जो है जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को हम मोबिलाइज करेंगे, उस सेक्टर में काम करेंगे तो लोगों को रोजगार देंगे, तो वो कहीं ना कहीं गरीबी का उन्मूलन भी उससे होगा और वो देश के विकास में, जीडीपी के विकास में, है ना, वो अपना क्या करेगा, इनपुट भी देगा और सार्वभौमिक जो ऊर्जा उपलब्धता है उसके संवर्धन में सहायक भी होगा। मतलब यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस को भी क्या करेगा, वो मूर्त रूप प्रदान करेगा। इसी के साथ ही दोनों जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अप्रिशिएट किया, है ना, कि इंडिया रिजॉल्व टू डिप्लॉय 450 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। जो हमारा आप देख रहे हैं इस समय लगातार जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार का फोकस है और कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है, तो वही बता रहे कि 2030 का जो ये टारगेट है, एज वेल एज इन इटलीज प्रॉम्प्ट रेटिफिकेशन एंड एक्टिव सपोर्ट टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये इंडिया का इनिशिएटिव है ना, फ्रांस इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, आईएसए का इंडिया में है, कहां है बताइएगा जरा, गुरुग्राम में है कि नोएडा में है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड एग्रीड टू लॉन्च अ बायलैटरल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन द डोमेन ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने प्रमोट किया कि जो उनके बीच में पार्टनरशिप है एनर्जी ट्रांजिशन को इंडिया और इटली के बीच में, उसके बारे में जो है वो क्या क्या काम करेंगे वो यहां पर बताया जा रहा है। तो यहां पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को स्टैब्लिश किया जाएगा दोनों देशों के द्वारा, है ना, और यहां पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है कॉर्पोरेशन का किस फील्ड में, एनर्जी के संदर्भ में, वो साइन किया गया आपका अक्टूबर 30, 2017 को। तो उसी के संदर्भ में अब और एक्टिवली वहां पर वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। तो एक्सप्लोर करेंगे कॉपरेशन किस एरिया में, जैसे स्मार्ट सिटी है, मोबिलिटी है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, स्मार्ट ग्रिड्स को वहां पे लगाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज का जो सॉल्यूशन है उस सेक्टर पे भी काम करेंगे। तो सेक्टर्स बता रहे, गैस ट्रांसपोर्टेशन है, प्रमोट करना है नेचुरल गैस को एज अ ब्रिज फ्यूल। ब्रिज फ्यूल का मतलब क्या, कि अभी फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं हम, तो धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं, तो उसी तरीके से नेचुरल गैस को भी एज अ ब्रिज फ्यूल जो है इंटीग्रेट
करना है वहां पर, है ना, किसके साथ, जो हमारी क्लीन टेक्नोलॉजी। उसके बाद इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ आपने देखा होगा ना कि जो नार्डिक कंट्रीज है ना, नार्डिक कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती है बताइएगा आप, ठीक है। तो जैसे वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, अगर कोई वेस्ट है हमारे यहां तो उसको यूज करके अगर उससे हम एनर्जी को गेन करते हैं, उसी चीज को ये बोल रहे हैं कि वेस्ट टू वेल्थ, है ना। तो और ग्रीन एनर्जीज के क्षेत्र में काम करेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, सीएनजी है, एलएनजी है, बायो मीथेन है, बायो रिफाइनरी है, सेकंड जनरेशन बायो एथेनॉल है। बताइएगा जरा सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल के अंतर्गत क्या क्या आता है, फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या आता था, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी फ्रेम किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद कैस्टर ऑयल, बायो ऑयल, वेस्ट टू फ्यूल, तो ये सेक्टर से आप देख जाइएगा, कुछ नया नहीं है इसमें, ये सब चीजें जो है पहले से ही है, उन सेक्टर्स को यहां पर ये फोकस करेंगे। इसके बाद भारत में जो भी हरित हाइड्रोजन है और उससे रिलेटेड अन्य जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका भी विकास किया जाएगा, और उसके संदर्भ में भी वहां पर वो चर्चा करेंगे, है ना, और उस सेक्टर पे भी काम करेंगे। 2030 तक जो हमारा लक्ष्य है 450 गीगावाट के जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन का, और उसको इंटीग्रेट करने के साथ ही भारत के लक्ष्य प्राप्ति में भी ये जो है अपना इनपुट देगा, है ना। तो भारत में बहुत बड़े साइज का ग्रीन कॉरिडोर जो परियोजना है उसको समर्थन करने की भी वहां पर बात किया गया है, और उस पर भी आगे चल के वो विचार करेंगे, काम करेंगे, देन उस पर एग्जीक्यूशन भी करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर आर्टिकल है, ये आपका, ये भी देखिए, ये भी आपका जीएस पेपर 3 एनर्जी से रिलेटेड है ना, क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है। तो ये ग्लोबल मीथेन प्लेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जीएस पेपर 3 लिखा हुआ है इसमें। इसका कंटेक्स्ट क्या है, जो आपका अभी 2 नवंबर को ग्लासगो में जो चल रहा है आपका यूएन का क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, उसी में इसको लॉन्च किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस में भी इस पॉइंट को यूज करते हैं, अब कर सकते हैं हम लोग। अब इसका की पॉइंट क्या है कि इसमें 90 से ज्यादा देशों ने इसको साइन किया है, ठीक है, और इसमें यूएसए और ईयू के संयुक्त नेतृत्व में यह प्रयास किया गया। अब रेगुलर आप देख रहे हैं, जब से ट्रंप आए थे तो हमेशा क्लाइमेट डील से बाहर होने की बातें, है ना, ये सब। तो ये एक नया आप देखने को मतलब मिल रहा है कि ये वापस से यूएसए जो है यहां पर क्या कर रहा है, भूमिका में आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि ग्लोबल जो मीथेन प्लेज है वो क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो पहली बार इसका अनाउंसमेंट हुआ था सितंबर में यूएस और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, और ये है क्या, इसेंशियली एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्लोबल मीथेन एमिशन। सीधी बात है, वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए ये क्या है, एक तरीके का समझौता है, ये कीवर्ड हो गया अपना। इसके बाद वन ऑफ द सेंट्रल एम्स ऑफ दिस एग्रीमेंट, क्या है इसका सेंट्रल थीम, तो भैया कट डाउन करना है मीथेन के एमिशन को, कब तक, 30% करना है 2020 के लेवल से, कब तक, 2030 तक। तो जो 2020 में जो लेवल था इसका एमिशन का, है ना, उसमें 30% जो है रिड्यूस करना है उसको, कब तक का टारगेट है, 2030 का। आईएनडीसी के अंतर्गत भारत की क्या लक्ष्य है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस जो लेटेस्ट जो आपका ये एग्रीमेंट है, ठीक है ना, ये जो आपका पैनल है किसके, आईपीसीसी का नाम सुना होगा आपने, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, है ना, यही रिपोर्ट देती है ये आईपीसीसी, एक तरीके की साइंटिफिक आर&डी बॉडी है। जब वो रिपोर्ट देगी और जब पता चलेगा कि यहां पर इस तरीके के फ्लॉज हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम है क्लाइमेट के संदर्भ में, तभी तो उसमें इनिशिएटिव लिया जाएगा। तो ये आपकी ऐसी बॉडी है आईपीसीसी, ठीक है ना। तो इसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मीथेन जो अपना योगदान देता है, अबाउट हाफ ऑफ द 1 डिग्री सेल्सियस नेट राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर सिंस द प्री इंडस्ट्रियल एरा। प्री इंडस्ट्रियल एरा का मतलब ये कि जब पूरे वर्ल्ड में आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, ठीक है ना, तो उसके पहले जो हमारे यहां क्लाइमेट था और आज, तो ऐसे कंपेयर करके हम देखते हैं कि कितना जो है हमारे यहां क्लाइमेट चेंज हुआ, किस तरीके से जो है हमारे यहां गर्म होता जा रहा है सारा का सारा एटमॉस्फेयर। तो उसी में बता रहे हैं कि जो टोटल क्लाइमेट चेंज में इनपुट है किसका, मीथेन का, वो कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस शुद्ध वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा जो है मीथेन के कारण है, वैश्विक औसत तापमान के संदर्भ में बात करें। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, है ना, जो ये कर रहे हैं यहां पर, ये जो मीथेन प्लेज की बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में जो ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो मीथेन उत्सर्जन को अगर तेजी से कम करना है, ठीक है, तो वहां पर CO2 और अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको भी वो एड्रेस कर पाएंगे। कुल मिला के ये जो है एक दूसरे से क्या है, सप्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। अल्टीमेटली करना क्या है, इसके द्वारा भी हम क्लाइमेट चेंज का जो हमारा टारगेट है
उसी को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? पॉवर्टी से भी रिलेटेड है, हेल्थ से भी रिलेटेड है, सारी चीजों से रिलेटेड है। ठीक है ना, कभी कोई मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो आने वाला समय है उसमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ग्लोबल जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको कम करना है। तो अगर उसको 1.5 डिग्री तक हमको लिमिट करना है, उस टारगेट को प्रभावी बनाए रखना है या उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए ये इफेक्टिव एक स्ट्रैटेजी के रूप में माना जा रहा है। और इसे जो है यूएसए और यूरोपियन यूनियन जो है उसकी जो प्रेस नोटिफिकेशन है उसके दौरान भी इसको बोला गया था, सितंबर में जो हुई थी। नॉर्मल सी चीजें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर कि मीथेन है क्या, तो भैया मीथेन जो है सेकंड मोस्ट एबेंडेंट ग्रीन हाउस गैस है पूरे एटमॉस्फेयर में। किसके बाद? CO2 के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद। उसके बाद ये जो प्लेज रिलेटेड है वो कटिंग डाउन इट्स एमिशन आर सिग्निफिकेंट, नॉर्मल है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द यूएन जो 25% है वार्मिंग की बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, वर्ल्ड में, तो जो आपका एक्सपीरियंस किया जा रहा है आज के दौर में कंटेम्पररी टाइम पे, तो वो उसका कारण बता रहे हैं कि वो उसका कारण मीथेन है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? नेचुरल गैस का भी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है, इसके प्रेजेंस से होगा क्या? तो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा अर्थ का टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक बात है, सीधी बात है कि जो टेम्परेचर है वो राइज होगा। इसके बाद यहां पर इसके वेरियस सोर्स हैं, है ना, ये प्रीलिम्स में पूछा भी जाता है कि जो चावल के खेत वगैरह है वहां भी आपको पता है कि वहां पे भी एमिशन होता है। तो ये ह्यूमन और नेचुरल दोनों सोर्सेस हैं इसके एमिशन के। ह्यूमन सोर्स लाइक जो लैंडफिल्स होते हैं, ऑयल है, नेचुरल गैस सिस्टम है, एग्रीकल्चर, जो भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज है, कोल माइनिंग है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, और सर्टेन जो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, तो इसके द्वारा जो है वहां पर मीथेन का एमिशन वगैरह देखा जाता है। ठीक है ना। अब जो मीथेन है आपका is held underground within the coal and it's extracted by drilling into the coal seam and removing the groundwater. The resulting drop in pressure causes the methane to be released from the coal. ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है ये, बिल्कुल जो है ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा कि मीथेन को जो है कोयले के भीतर जो है भूमिगत रखा जाता है, फिर उसमें ड्रिलिंग करके, है ना, जो कोल सीम होता है और जो ग्राउंड वाटर है उसको हटाकर निकाला जाता है। ठीक है, और प्रेशर में जो है परिणामी गिरावट के कारण जो है कोयले से मीथेन निकलती है ना। कोल बेड मीथेन की भी बारे में सुना होगा आपने। बताइएगा जरा, क्या सोहागपुर वाले क्षेत्र में ये CBD पाई जाती है क्या एमपी में, या नहीं पाई जाती? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये क्यों जो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है मीथेन के संदर्भ में, तो ये क्यों आवश्यक है ये बताया जा रहा है। तो इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है उसके अनुसार जो मीथेन का एटमॉस्फेरिक जो आपका टेन्योर है या जीवन काल है वो CO2 के कंपैरिजन में देखें तो क्या है, CO2 के कंपैरिजन में देखें तो 12 इयर्स एज कंपेयर टू सेंचुरीज फॉर CO2, है ना। ये शॉर्टर की बात कर रहे हैं कि while methane has a much shorter atmospheric lifetime, जो बता रहे 12 इयर्स एज कंपेयर टू सेंचुरीज फॉर CO2, इट इज अ मच मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस सिंपली बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मोर एनर्जी व्हाइल इट इज इन द एटमॉस्फेयर। तो ये ज्यादा पोटेंट है ना, क्यों? क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेती है ज्यादा एनर्जी को, है ना, एज कंपेयर टू, ये CO2 के कंपैरिजन में ही हम सारी बातें करते हैं, तो उसी के कंपैरिजन में बता रहे हैं। अब इन इट्स फैक्ट शीट ऑन मीथेन, जो इनकी फैक्ट शीट है उसमें ये बताते हैं कि यूएन ने ये हाईलाइट किया है कि मीथेन जो है वो पावरफुल पॉल्यूटेंट है और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो उसका ज्यादा है, दैट इज 80 टाइम्स ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, कहीं मेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। अबाउट 20 इयर्स आफ्टर इट हैज बीन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, कि जब इसको मतलब जब इसका जो आपका क्या हुआ, जब ये निर्गमित होती है, दोनों गैसों की बात करें तो वो बोले कि लगातार 20 साल तक फिर अगर निर्गमित होती है तो इसकी जो पोटेंशियल है वो CO2 के कंपैरिजन में 80 टाइम्स ज्यादा है। इसके बाद जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने ये भी हाईलाइट किया कि more than 75% of methane emission can be mitigated with the technology that exists today। तो जो आज भी टेक्नोलॉजी विद्यमान है उसके द्वारा more than 75% जो है इसको मिटिगेट किया जा सकता है, शमन किया जा सकता है उसका। and that up to 40% of this can be done at no additional cost। तो ये तो विन विन सिचुएशन हो गई कि इसमें कोई अतिरिक्त लागत भी नहीं लग रही है, इसके लिए टेक्नोलॉजी भी विद्यमान है तो उसको एड्रेस किया जा सकता है।
नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। भारत ने 2070 तक जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन का जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लेगा। ये बातें यहां पर की जा रही है क्योंकि वही है कोप 26 है, इसलिए ये सब आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है, तो जो अभी वहां बात की गई है कोप 26 में, जो समिट हुआ है आपका कहां हुआ है, ग्लासगो में। तो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहां पर अनाउंस किया है कि बोल्ड प्लेज लिखा है ऑन 1st of November 2021 that India will achieve net zero carbon emission by 2070। तो ठीक है, ये हमारा टारगेट है, इसके बारे में उन्होंने घोषणा कर दी कि 2070 तक जो भारत है अब शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त कर लेगा। तो इसमें जो घोषणाएं हैं वो देखी जा रही है, बताया जा रहा है कि ये साहसिक आपका टारगेट है। अब टारगेट अचीव हो जाए तो बात है, लेकिन इस तरीके का टारगेट लेना भी जो है वो बड़ी बात है। तो 2030 तक भारत ये सुनिश्चित करेगा कि उसके जो 50% है, जो उसकी एनर्जी, जो उसकी एनर्जी की जरूरतें हैं वो किससे पूरी होंगी 50%, तो भैया रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी की जाएंगे। इसके बाद इंडिया ने रिड्यूस करने की बात की है उसके कार्बन एमिशन की अंटिल 2030 बाय अ बिलियन टन्स, है ना। बहुत सारे जो है 1 अरब टन की जो है वहां पर हम कमी करेंगे जो हमारे यहां से कार्बन उत्सर्जन हो रहा है 2030 तक। इसके बाद जो हमारे जीडीपी का जो पर यूनिट एमिशन है उसकी इंटेंसिटी को भी कम करेंगे, कितना, 45%। और 2030 तक 500 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा टारगेट है, ठीक है ना, उसको भी हम प्राप्त करेंगे, जो उसके मौजूदा लक्ष्य से 50 गीगावाट की वृद्धि है ना। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और रोड मैप जो यहां पे बताया जा रहा है, ये अच्छी इमेज है, इसको आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर भारत ने जो हाईलाइट किया है उसमें बोला है कि जलवायु जो है न्याय की भावना से समृद्ध विकसित देशों को, विकासशील देशों और जो आपके कमजोर लोगों की सहायता के लिए जो फंडिंग की बात है उसमें कम से कम $1 ट्रिलियन प्रदान करना चाहिए, है ना। इंडिया ने ऐसा एम्फेसाइज किया है वहां पर कि क्लाइमेट जस्टिस का वहां पर नाम दिया कि इस तरीके से न्याय हो पाएगा कि जो रिच डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो, क्यों, क्योंकि यहां पर कीमत बढ़ जाती, टेक्नोलॉजी लाना है तो वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, तो अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी तो जो आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना, जो डेवलपमेंटल स्टेज में है, तो फिर वो कैसे अडॉप्ट करेंगे। तो उसी के लिए इंडिया ने बोला कि कम से कम $1 ट्रिलियन जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो यहां पर सहायतार्थ के संदर्भ में कंट्रीज को प्रोवाइड करना चाहिए जो वल्नरेबल हैं। क्लाइमेट एडेप्टेशन मस्ट बी गिवन इंपॉर्टेंस टू, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। अबाउट नेट जीरो जो आपका कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, है ना, अबाउट नेट जीरो मीन, तो इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे भी रेफर किया जाता है एज कार्बन न्यूट्रलिटी, जो आपने पहले भी सुना होगा। डज नॉट मीन दैट अ कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू जीरो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कंट्री जो है अपने एमिशन को जीरो कर देगी, है ना। दैट वुड बी ग्रॉस जीरो, नेट और ग्रॉस में फर्क, जैसे जीडीपी पढ़ते हैं आप और एनडीपी पढ़ते हैं, है ना, तो जी से एन में आने के लिए डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो वैसा यहां पर आप वैसा समझिएगा, ग्रॉस जीरो की बात कर रहे हैं, विच मींस रीचिंग अ स्टेट वेयर देयर आर नो एमिशन एट ऑल, अ सिनेरियो हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। बेसिकली नेट जीरो जो है इज अ स्टेट, वो एक ऐसी स्थिति है जहां पर कोई कंट्री जो है एमिशन को कंपनसेट करती है बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो सीधी सीधी बात है, मिटिगेशन की बात है कि वहां पर जो एमिशन हो रहा है उसको धीरे धीरे हम फेज आउट कैसे करेंगे, फेज मैनर में किस तरीके से जो है उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है, और किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को, ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, उससे संदर्भित है ये। इसके बाद कोप 26 के बारे में बताया जा रहा है, तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, किसके अंतर्गत होती है, UNFCCC के, जिसको फॉर्म किया गया था कब, 1994 में, और उसके पहले एक लैंडमार्क आपका समिट हुआ था 1992 में, जिसको आप अर्थ समिट बोलते हैं, वहीं से UNFCCC आया है, ठीक है ना, वहीं से CBD भी आया है, वहीं से जो आपका फॉरेस्ट के संदर्भ में भी है आपका, है ना, जो आप रीड वगैरह पढ़ते हैं उसी के संदर्भ में है, ठीक है। तो वो इसको फॉर्म किया गया UNFCCC को 1994। 2021 में इसकी जो 26 कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहां, ग्लासगो में हुई है, ठीक है ना, स्कॉटिश ये इवेंट कैंपस में हुआ, ग्लासगो में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स में। इसके बाद UNFCCC को जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, किस संदर्भ में किया गया था, तो वर्क टुवर्ड्स जो स्टेबल करना है ना, स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर। इसके बाद इंडिया होस्ट किया था इंडिया ने, जो आपका वो क्या किया था, 8वां जो कोप था आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अक्टूबर 23 to
1 नवंबर 2002 में जो न्यू दिल्ली में हुआ था, याद रख सकते हैं आप इसको, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है वो आपका एमसीक्यू। पहला जो यहां पर एमसीक्यू फ्रेम किया गया है वो भाषा संगम जो पहल है उससे रिलेटेड यहां स्टेटमेंट बताना कौन सा आपका सही है। तो ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है उसके अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, बिल्कुल ठीक है। इसका जो मेन गोल है वो क्या है, जो 22 हमारी इंडियन लैंग्वेज है, कहां पर है ये, 8th शेड्यूल में है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 9th शेड्यूल और 10th शेड्यूल में क्या है, जो बाद में जोड़ी गई है आपकी, ठीक है ना, 11th और 12th भी, तो बताइएगा इनमें क्या है। 9th में क्या है, लैंड रिफॉर्म से कौन सा रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन से कौन सा रिलेटेड है, पीआरआई से कौन सा शेड्यूल है, और आपका अर्बन लोकल बॉडीज जो है, जो आप शहरी स्थानीय निकाय बोलते हैं, वो कौन से शेड्यूल में। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, इसके द्वारा जो रोजमर्रा का यूज किया जाता है उसमें बुनियादी जो वाक्य है उनको पढ़ाना है, ठीक है ना। तो इट्स मेन गोल इज टू रीच बेसिक सेंटेंस टू एवरीडे यूजेस इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस, जो 8th शेड्यूल में दी गई है, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट भी। और इसको डेवलप किया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको आप एनसीईआरटी बोलते हैं। तो जितने भी स्टेटमेंट यहां पे तीनों दिए हैं बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो गंगा उत्सव है उससे रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने सेलिब्रेट किया है, सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल एवरी ईयर टू स्ट्रेंथन द पब्लिक रिवर कनेक्शन, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा यह है कि जो गंगा का पुनरुद्धार किया जाना है उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी स्कीम जो पूरी तरीके से सफल होनी चाहिए उसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन जन भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही यहां पर बता रहे हैं कि जो जन भागीदारी की इंपॉर्टेंस है उस पर प्रकाश डालता है ये। इसमें गंगा नदी के कायाकल्प के लिए जो भी आपके कौन है, हितधारक हैं आपके, ठीक है ना, स्टेक होल्डर्स, उनकी भागीदारी और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा यह है कि रिसेंटली जो 9th एडिशन हुआ गंगा उत्सव, द रिवर फेस्टिवल 2021 हैज बिगन। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है आपका, जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है, ये आपका 5th एडिशन है, ठीक है। और 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी जो है आपका वो डिक्लेयर किया गया था, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तीसरा स्टेटमेंट बस गलत है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली, सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।